चलो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। नाउ फॉर एक्सरसाइज 5.2। ओके, अब लास्ट टाइम जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर लिया था उसमें जो z इज इक्वल टू हमने लिखा था a प्लस आई बी, वही मैं चलो यहाँ पर लिखूँ। ओके, एक नया टॉपिक है आपके लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वो। तो देखो z इज इक्वल टू हम लिखते हैं x प्लस आई वाई, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, जिसके अंदर x एंड y होता है वो होता है हमारे लिए कार्टेशियन फॉर्म। उसको अभी हमें ले जाना है पोलर फॉर्म के अंदर। ये क्या है? पोलर। तो पोलर फॉर्म। ओके, x एंड y दैट इज कार्टेशियन फॉर्म एंड नाउ पोलर फॉर्म मीन्स r एंड थीटा। तो एक्सरसाइज 5.2 के अंदर और आगे भी कहीं ना कहीं ये यूज़फुल है आपके लिए। x प्लस आई वाई जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो। ओके ना, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हमें लिख लेना है r कॉस थीटा। ओके, चलिए r कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो ये जो है वो है हमारे लिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। एंड यहाँ पर जो लिख कर दिया हुआ है आर एन थीटा के फॉर्म में उसको बोला जाता है पोलर फॉर्म। ओके, नाम है अलग अलग, वो हमें याद रखने हैं। कार्टेशियन फॉर्म एंड सेकेंड वन इज पोलर फॉर्म। नाउ हमें कन्वर्ट कैसे करना है, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वो वाली मेथड है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। समझ लो अच्छे से। ओके, अब देखो यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर लो। रियल पार्ट x है तो यहाँ पर रियल पार्ट r cos थीटा है, तो यहाँ से उतना तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा। ओके, एंड i के साथ जो है वो है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर i के साथ है साइन और आगे वाला r मतलब r साइन। तो मतलब y इज इक्वल टू यहाँ से y इज इक्वल टू यहाँ से r साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। कंपेरिजन करने से हमें इतना मिल रहा है। नाउ यहाँ से हमें कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना हो तो हमें दो चीज़ की दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। कौन सी वाली? एक है स्मॉल r एंड सेकेंड वन है थीटा। तो दोनों हमें फाइंड करने ही है। वो दोनों फाइंड करने के लिए हमें ये वाले का यूज़ करना है। तो देखो, सबसे पहले r फाइंड करना हो तो बोथ साइड स्क्वायर करके एडिशन कर लो। बोथ साइड स्क्वायर करके एडिशन कर लो तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? आर स्क्वायर। तो यहाँ से r इज इक्वल टू अंडर रूट हमें क्या मिलेगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो टर्म था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कार्टेशियन फॉर्म में, उसको हमने लास्ट लेक्चर में एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ z। तो r कैसे फाइंड करना है? तो जैसे हम मॉड्यूलस फाइंड करते थे बस वैसे ही r फाइंड करना है। वो सिंपल रहेगा आपके लिए। कोई भी आपको यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको कन्वर्ट करना हो पोलर फॉर्म के अंदर, मतलब कि आर एंड थीटा के फॉर्म में, तो हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वन आर कैसे मिलने वाला है? आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो जो मॉड्यूलस हम फाइंड करते थे बस वैसे ही हमें आर मिलेगा। एंड देन सेकेंड थिंग हमें थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ से ऊपर वाले में से मान लो कि कॉस थीटा सब्जेक्ट बनेगा तो वो आएगा एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एंड सेकेंड वन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? वाई अपॉन आर। अब यहाँ पर जो ये आर है, ओके, मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब आंसर आर का ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, आर ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख लो, चलो यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। ओके, तो आर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, तो बचेगा एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलने वाली है एक्स एंड वाई, वो डिपेंड करेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो ये होता है हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो वैसे तो वैल्यू देखने से पता चल जाएगा कि साइन एंड कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हमें पता है। तो उसके लिए x एंड y की वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव की नेगेटिव, वो हमें देखनी।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स इज अ नेगेटिव एंड वाई इज अ पॉजिटिव, तो एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो वैल्यू पर जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें वैल्यू कौन सी है एक्स एंड वाई की, उस पर डिपेंड करेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें थीटा की वैल्यू को निकालना है। ये नंबर 3 है कि एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इन विच x is a positive but y is a negative, तो x is greater than 0 and y is less than 0, which is fourth quadrant। तो इतना तो हमें अभी आना चाहिए। ओके, r तो कैसे मिलने वाला है वो हमें बताया आपको। अब थीटा कैसे मिलने वाला है, वो थीटा फाइंड करने के लिए ही हमने आपको ये सब बताया। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो थीटा होता है, थीटा उसको क्या बोला जाता है, ये चैप्टर के अंदर ये जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज में थीटा इज इक्वल टू ARG ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, तो ऐसे उसको लिखा जाता है। अब ये जो थीटा है, ये चारों क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा की वैल्यू है बिटवीन -π से +π, और उसमें पाई लेना है, इतनी ही वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। चारों क्वाड्रेंट है इसके अंदर, अभी आपको बता रहा है ड्रॉ करके। ओके, तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू है उसके हिसाब से हमें थीटा की वैल्यू को निकालना है। ठीक है ना, ये वाले को बोला जाता है, जब थीटा इन बिटवीन हो -π to π, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके ना, तो इतना हमें अभी याद रख लेना। तो थीटा की वैल्यू बिटवीन -π से π इन दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके ना, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात हो रही, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। नाउ समझ लो, थीटा आर तो इजी है, निकाल सकते हो आप, बट थीटा कैसे निकालना है वही सब यहाँ से हमें पता चलना चाहिए। देखो, उसके लिए आपको अगेन यूनिट सर्कल के हिसाब से बता रहे हैं। अभी ये यूनिट सर्कल तो नहीं है, बट एक सर्कल तो है। ओके ना, तो अच्छे से समझ लो भाई। ओके, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, अभी मैंने क्या बताया, थीटा बिटवीन -π से π। -π कहाँ पर होता है, हमें पता है कि -π यहाँ पर होता है, एंड देन ये डायरेक्शन में हमें जाना है, तो -π के बाद यहाँ पर होता है -π/2, देन यहाँ पर होता है 0, देन यहाँ पर होता है +π/2, एंड अगेन यहाँ पर आएंगे तो वो मिलेगा π। ओके ना, ये फर्स्ट -π और देन आएगा π। तो -π से स्टार्ट करके हमें π तक जाना है, मतलब आप समझ सकते हो चारों क्वाड्रेंट कंसिडर कर लिए हमने। -π से स्टार्ट करके +π, मतलब चारों क्वाड्रेंट कंसिडर कर लिए हमने। ओके, अब यहाँ पर जो थीटा होता है, वो थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने जाओगे तो पॉजिटिव, सेकंड में लेने जाओगे तो भी पॉजिटिव, बट जब थर्ड एंड फोर्थ में लेने जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि नीचे की साइड यहाँ पर देखो -π से 0, उसके बीच में कोई भी वैल्यू आप लोगे तो वो तो नेगेटिव ही आएगी। तो थीटा आपको यहाँ पर नेगेटिव मिलने वाला है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, बट यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, वो पॉजिटिव। ओके, ये डायरेक्टली, बाकी तो हम क्या करने वाले, क्वाड्रेंट के हिसाब से ही जाने वाले हैं, वो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर थीटा का पॉजिटिव होने ही वाला है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी थीटा का आंसर π/2 से π के बीच में पॉजिटिव होने ही वाला है, बट जब आप थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लोगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसके लिए एंगल नेगेटिव होता है। तो वो कैसे याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर मान लो जो थीटा है, वो थीटा इज इक्वल टू आपको अल्फा कंसिडर करना है। यहाँ पर वो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, बट वो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, देखो भाई, पाई से ऊपर, मतलब आपको बताया था थर्ड चैप्टर में, पाई माइनस अल्फा, एंड आपको चलो नीचे आना हो तो वो -π के हिसाब से -π प्लस अल्फा, इतना दिमाग में रख लो। पहले तो कौन सा क्वाड्रेंट है वैल्यू पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा और अल्फा मतलब सेम हो जाएगी। अल्फा कैसे निकालना है वो अभी आपको बता रहे हैं आगे जाके। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली जो अल्फा की वैल्यू मिले वो नेगेटिव कर लो। यहाँ पर जो अल्फा है बिटवीन 0 से π/2 है। ओके, 0 से π/2, अल्फा की वैल्यू बिटवीन क्या हो जाएगी, 0 से π/2। ओके, तो इतना अभी याद रख लो। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो x + iy आपको मिलेगा, z = x + iy, दोनों पॉजिटिव।
फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, देखो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव बट y पॉजिटिव, तो माइनस x प्लस आई वाई। ये अभी जो मैंने z लिखा हुआ है वो हमारा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके हिसाब से वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, दोनों माइनस है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ही आएगा, एंड लास्ट वाला पॉजिटिव नेगेटिव तो वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना हमें आना चाहिए। नाउ यहाँ पर समझ लो, ये जो थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, ये ध्यान से देख लेना, थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमें ज़ीरो मिला है, चलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू ज़ीरो ही कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर डायरेक्टली वो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, π/2। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों है, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई भी है एंड पाई भी है, बट हमें माइनस पाई नहीं लेना है। देखो यहाँ पर माइनस पाई के साथ इक्वल टू नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पाई के साथ इक्वल टू है, मतलब जब भी लेंगे यहाँ वाला पॉइंट तो वो पाई ही लेंगे, और यहाँ आएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2। ओके, इतना हमें आना चाहिए। नाउ ये चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको बताया थीटा, अब क्वाड्रेंट में नहीं है तो मतलब कहाँ है, तो वो एक्स एक्सिस पर होते हैं, वाई या नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई, हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है वो अच्छे से समझना है। आर तो सिंपल है, थीटा चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो उसके लिए थीटा क्या लेना है वो मैंने आपको बताया। नाउ चारों क्वाड्रेंट में नहीं है, दैट मीन्स थीटा कोई एक्सिस पर है, वो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई कहीं पर भी हो सकता है। तो उसके लिए देखो मैं नीचे ऐसे लिख रहा हूँ, ओके, एक बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मान लो कि नंबर 1 z इज इक्वल टू ओनली x। ओके, यहाँ पर जो z इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में हम x प्लस आई वाई लिखते हैं, बट यहाँ पर ओनली x मिला है, मतलब कोई भी नंबर z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4, ओके, पॉजिटिव नंबर। सेकेंड कंसिडर कर रहा हूँ मैं z इज इक्वल टू प्लस आई वाई, देखो भाई आई वाई। नंबर 3 z इज इक्वल टू माइनस एक्स, एंड नंबर 4 z इज इक्वल टू माइनस आई वाई। ओके, यहाँ से x प्लस आई वाई, एक्स एंड y दोनों आपको दिए हैं, तो वो तो कोई क्वाड्रेंट में होगा ही होगा, बट x एंड y दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, मतलब ओनली x दिया है या ओनली y दिया है, ओनली माइनस एक्स दिया है या ओनली माइनस वाई दिया है, तो उसके हिसाब से हमें डायरेक्टली वो क्वाड्रेंट में नहीं जाना है, डायरेक्टली थीटा लिखना है। देखो भाई कैसे, z इज इक्वल टू ओनली एक्स होगा तो वो यहाँ पर होगा थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y 0 होता है और x पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली थीटा क्या हो जाएगा 0। तो ये पॉइंट ये है, ऐसा समझ लो, ये पॉइंट A जिस पर थीटा 0 है, ये पॉइंट B है, ये वाला A डैश है और ये वाला B डैश। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू x, मतलब जहाँ y 0 होता है तो x एक्सिस पे y 0 होता है, इसीलिए मैंने y नहीं लिखा है। z इज इक्वल टू आई वाई, ओके, मतलब कि 2i, 3i, 4i ऐसा कुछ भी, तो वो यहाँ पर ऊपर की साइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x नहीं होता है, वो y एक्सिस होती है, और वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है भाई π/2, तो यहाँ पर सेकंड केस के अंदर थीटा वो π/2 देता है हमें। थर्ड केस है z इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स एक्सिस ही है बट वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव के लिए थीटा हमें क्या लेना है, पाई लेना है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। एंड लास्ट वन माइनस आई वाई, यहाँ पर x एब्सेंट है, दैट मीन्स वो y एक्सिस है, बट y भी कैसी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में थीटा की वैल्यू क्या है, -π/2, तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखेंगे -π/2। तो इतना आपको दिमाग में रखना ही है भाई। क्वाड्रेंट के हिसाब से जाना हो तो ये थीटा मैंने बॉक्स बना के लिखे हुए हैं, और क्वाड्रेंट में नहीं है वो कैसे पता चलेगा कि x एंड y दोनों में से कोई एक 0 है, मतलब कि एब्सेंट है, ओनली x वाला टर्म या ओनली y वाला i वाला टर्म है, तो आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू को लेना है, बाकी की कोई भी वैल्यू आप क्वाड्रेंट के हिसाब से ऐसे ही फाइंड करने वाले हैं। तो इतना हमें ये एक्सरसाइज 5.2 के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। तो r कैसे मिलेगा, वो डायरेक्टली जैसे मॉड्यूलस फाइंड करते थे वैसे ही मिलेगा। एंड थीटा के लिए चारों क्वाड्रेंट भी है, या फिर x एक्सिस, y एक्सिस, -x, -y, वो कहाँ पर है,
उसके हिसाब से हमें थीटा मिलने वाला है। ओके ना, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। इतना आप लिख लेना अच्छे से, तो ही आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम कैसे थीटा फाइंड करने वाले हैं। आर तो इजी है, थीटा कैसे फाइंड करना है वही हमें समझना है। चलिए तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 5.2। ओके, थोड़ा बहुत हमें ट्रिगोनोमेट्री के अंदर से वो टेबल आना चाहिए। टेबल आएगा आपको अच्छे से तो ये सब इजी लगेगा आपके लिए। चलिए तो एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों क्वेश्चन इसमें लिख कर दिया है। फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट। आपको दोनों फाइंड करने हैं, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, मतलब कि हमें मॉड्यूलस मतलब मोड z फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा फाइंड करना है। बस ये दोनों फाइंड करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए नंबर 1 है जिसमें z इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है -1 -i√3। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें से हमें मॉड्यूलस तो इजी है और आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा वो कैसे निकालना है, बस वही हमें समझना है। चलिए तो देखो, z इज इक्वल टू -1 -i√3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ही यहाँ से ऐसे ही स्टार्ट करना है, जैसे कि आगे एग्जाम्पल नंबर 3 to 8 उसमें ऐसे ही करने वाले। चलिए अब हमारी नॉर्मल जो मेथड है कंपेरिजन, r cos थीटा, तो यहाँ पर वो -1 है, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू -√3। ओके ना, नाउ हमें सबसे पहले मॉड्यूलस निकाल लेना है, ये दोनों हमें पता है। नाउ मॉड्यूलस यहाँ पर जो मोड z है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, r। अभी आपको बताया मॉड्यूलस z मतलब r, वो कैसे मिलता है, √x² + y²। तो आप यहाँ से देखो तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, वो उसका स्क्वायर, एंड y मतलब जो i के साथ है वो -√3 और उसका स्क्वायर। तो देखो भाई, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का √2। तो r या मॉड्यूलस z दोनों मतलब क्या होने वाले हैं यहाँ पर 2। इतना हमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब थीटा आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो वो फाइंड करने के लिए r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 r cos थीटा इज इक्वल टू -1, ध्यान से देखना, एंड r sin थीटा इज इक्वल टू -√3। ओके, हमें r मतलब 2 मिला हुआ है, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, r की जगह 2 हो जाएगा, cos नेगेटिव है, sin थीटा इज इक्वल टू भी -√3/2, वो भी नेगेटिव है, cos sin दोनों नेगेटिव, मतलब x एंड y दोनों नेगेटिव। देख सकते हो आप, x एंड y बोथ आर नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको अभी मैंने बताया था थीटा क्या लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें थीटा यहाँ पर लिखते हैं, चलिए ओके ना। थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा इज इक्वल टू -π + α। अब अल्फा मतलब ये वैल्यू किसकी है, ओके हम थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ चुके हैं, -π प्लस करके थर्ड क्वाड्रेंट में तो है। अब ये जो अल्फा है वो अल्फा मतलब कि यहाँ पर कॉस की वैल्यू -1/2 एंड साइन की वैल्यू √3/2। तो कॉस के टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस का टेबल हमें आना चाहिए, उसमें 1/2 वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे कि पीछे 60 मतलब π/3, और साइन के हिसाब से सोचोगे तो भी वो 60 ही मिलेगा। ओके ना, कॉस के टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है, 60 की, साइन के टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू है, 60 की, 60 मतलब π/3, तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, अल्फा π/3। ओके ना, तो दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू -π प्लस अल्फा। अब ये अल्फा जो है वो यहाँ कौन सी वैल्यू टेबल में से ला रहा है वही हमें वहाँ पर रखना है। नाउ थीटा यहाँ पर मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, -3π + π -2π डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारे लिए आर्ग्यूमेंट थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारे लिए मॉड्यूलस आर या मॉड्यूलस ऑफ जेड। है सिंपल, इतना हमें दिमाग में रखना है, मतलब इतना आना चाहिए। मॉड्यूलस तो इजी है, थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से ऐसे लिखना आना चाहिए हमें, और उसके हिसाब से हमें वो अल्फा की वैल्यू टेबल के हिसाब से हमें मिल जाएगी।
चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर नंबर 2, वैसे तो इजी है, खुद आपको करना पड़ता, बट चलो अभी मैं करवा देता हूँ। z इज इक्वल टू आपको दिया है -√3 प्लस आई। चलिए, तो इतना थोड़ा बहुत चेंज कर ले, -√3 एंड प्लस आई। कंपेयर कर लिया जाए r cos थीटा r sin थीटा के साथ, तो r cos थीटा इज इक्वल टू रियल नंबर है -√3 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू i के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब 1 तो होता ही है। चलिए, यहाँ पर लिख लिया अभी हमने 1, समझ में आ गया। नाउ मॉड्यूलस मोड z इज इक्वल टू r अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करके एडिशन। चलिए, तो देखो भाई -√3 है एंड i के साथ 1 है, तो -√3 का स्क्वायर एंड यहाँ पर +1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव एंड 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का √2, तो मिल गया भाई। नाउ ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रखनी है। इक्वेशन 1 में -√3 है और यहाँ पर है ओनली 1। चलिए, r की वैल्यू 2 रखनी है, तो यही मिलेगी हमें -√3/2 -√3/2 और यहाँ पर पॉजिटिव 1 है तो 1 एंड r नीचे आएगा /2। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है। यहाँ से भी आप बता सकते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ से भी आप बता सकते हो cos थीटा -√3/2 मिला है और sin थीटा 1/2 मिला है, ओके ना। x की वैल्यू नेगेटिव एंड y की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ओके। फोर्थ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सेकंड। x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट मिला है। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या याद रखवाया था भाई हमने, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब हमें पाई माइनस अल्फा लिखना है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस। अब देखो भाई अल्फा कॉस के टेबल में √3/2 या साइन के टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे 30 की। 30 मतलब π/6, तो यहाँ पर मैंने लिखा π/6, 6π - 5 5π / 6, ये हो जाएगा थीटा, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट, ओके ना। तो क्वाड्रेंट कौन सा है वो दिमाग में रख लो, मतलब कैसे आने वाला है वो, यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है। ये डायरेक्टली इक्वेशन में से माइनस है x और i वाला पोर्शन y, माइनस प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भैया हम, पाई माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ से आपको पता चल जाएगा, इतना हमें आना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जिसके अंदर हमें मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालने। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे ही है, वैसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 3 to 8 सेम टू सेम इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो लास्ट में क्या करना पड़ता है, जो आर एन आपको थीटा मिलते हैं वो यहाँ पर हमें इक्वेशन में रखने हैं, बस वो हमारा होता है पोलर, मतलब मेथड यही रहेगी। तो देखो अच्छे से समझ लो, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक सभी में हमें क्या फाइंड करना है, पोलर फॉर्म, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 to 8 आपको सब कुछ जो दिया है वो कार्टेशियन है, उसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म के अंदर, कन्वर्ट इट इन पोलर फॉर्म, ओके। चलिए, तो हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा हमें पता है। नंबर 3 देखो भाई, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, क्वेश्चन है हमारा, इज इक्वल टू कंपेरिजन करने के लिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे क्योंकि हमें पोलर फॉर्म में लास्ट में यहाँ पर r थीटा की वैल्यू को रखना है। चलिए, कंपेयर कर लिया जाए तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1 है एंड यहाँ पर i के साथ -1 है और यहाँ पर i के साथ r sin थीटा है, तो r sin थीटा इज इक्वल टू i के साथ वाला -1। नाउ हमें r की वैल्यू मतलब मॉड्यूलस फाइंड कर लेना है। यहाँ पर r मतलब मॉड्यूलस, r मतलब मॉड्यूलस, z मतलब अंडर रूट ऑफ, ये 1 है, यहाँ पर -1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 + 1 मतलब कि 2, तो आंसर मिल रहा है हमें √2, तो r इज इक्वल टू √2। नाउ ये दोनों r की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। चलिए, रख लिया जाए, ओके। तो r की दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो देखो भाई r cos थीटा मतलब √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है एंड यहाँ पर √2 sin थीटा इज इक्वल टू -1 है।
तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 पॉजिटिव एंड यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2 नेगेटिव। तो cos पॉजिटिव एंड sin नेगेटिव, देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, यहाँ से भी पता चलेगा प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या लिखवाया था भाई डायरेक्टली, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ओके ना, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। नाउ अल्फा कॉस की वैल्यू 1/√2 या साइन की वैल्यू 1/√2, ये पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर कर लिया उसके हिसाब से क्वाड्रेंट। बाकी 1/√2 वैल्यू कॉस के टेबल में साइन के टेबल में दोनों में π/4 के लिए है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा π/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई, -π/4। आर एंड थीटा दोनों हमें मिल चुके हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो 1 - i था, 1 - i इज इक्वल टू आर, बट आर की जगह √2 ब्रैकेट में कॉस थीटा, थीटा की जगह -π/4 एंड प्लस i साइन थीटा की जगह -π/4। कुछ भी आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, बस जो मिला वो हमारा आंसर। सॉल्व करोगे तो आपको वापस ए मिल जाएगा, वैसा हमें नहीं करना है, हमें तो पोलर में कन्वर्ट करना है। तो यही है हमारा आंसर, कुछ सॉल्व नहीं करना है, आर थीटा मिल जाएगा, बस वो वहाँ पर रख लो, बस यही है हमारा आंसर, सिर्फ दिमाग में आएगा, ठीक है ना। तो इजी है, आर थीटा कैसे निकालना है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, ओके ना। तो ये मैंने नंबर 3 आपको करवाया। देन नंबर 4 एंड 5 आपको होमवर्क में करने हैं, ओके, आगे वाले में करवाता हूँ। 4, 5 आपका होमवर्क में है, 4 एंड 5 होमवर्क में है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन समझ लो, 4, 5 आपके लिए होमवर्क में है। नंबर 6, लेट z इज इक्वल टू -3। देखो भाई क्वेश्चन में z की वैल्यू ओनली -3 दिया है, तो हमने आपको बताया था ना, z इज इक्वल टू -3 प्लस क्या कर लेना है 0y कंसिडर कर लिया, देन कंपेयर कर लिया r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के साथ, ओके। इक्वेशन नंबर 1, चलिए r एंड थीटा, ओके ना, r निकालना है। r इज इक्वल टू होता है भाई मॉड्यूलस z अंडर रूट, ये -3 है और यहाँ पर 0 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 9 का रूट होता है भाई 3, तो r इज इक्वल टू 3 है। नाउ जो z है, z इज इक्वल टू -3, तो मैंने आपको अभी आगे बताया कि z जो भी होता है वो x एंड y दोनों होंगे तो क्वाड्रेंट होगा, बट एक ही वैल्यू है यहाँ पर, जैसे कि -3, मतलब वो i वाला पोर्शन नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखकर आपको दे रहा हूँ कि मैंने आपको वहाँ पर ऐसा लिखवाया था z इज इक्वल टू -x, तो ये क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कहाँ पर है, z की वैल्यू यहाँ पर -3 मतलब y नहीं है, i वाला पोर्शन मतलब y नहीं है, x वाला पोर्शन नेगेटिव, वो कहाँ होता है नेगेटिव x एक्सिस, मतलब वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है डायरेक्टली पाई। तो z इज इक्वल टू -3 के लिए आपको डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेना है भाई पाई। तो ये क्वाड्रेंट में नहीं है तो डायरेक्टली थीटा मिलेगा, वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि क्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पॉजिटिव वैल्यू है तो थीटा इज इक्वल टू 0, नेगेटिव वैल्यू है इसके जैसा तो थीटा इक्वल टू पाई। पॉजिटिव आई वाला पोर्शन है तो थीटा इक्वल टू π/2 एंड नेगेटिव आई वाला पोर्शन है तो थीटा इज इक्वल टू -π/2। तो थीटा भी मिल चुका है, आर भी मिल चुका है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो थियरी थोड़ी बहुत आनी चाहिए आगे से, तो ये आपको ये सब दिमाग में जाएगा। चलिए तो ये जो -3 था प्लस 0i उसको हम लिख सकते हैं r मतलब 3 ब्रैकेट में cos थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस i साइन थीटा की जगह पाई, तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर, ओके ना। तो x एंड y दोनों दिए हैं तो क्वाड्रेंट, बट दोनों में से कोई एक वैल्यू दी है तो वो कोई क्वाड्रेंट नहीं होगा, वो x एक्सिस या y एक्सिस या नेगेटिव x या नेगेटिव y हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ओके। दो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, ओके, डायरेक्टली स्टार्ट करें तो लेट z इज इक्वल टू, क्वेश्चन में √3 प्लस i दिया हुआ है। देखो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव मतलब, तो हमें डायरेक्टली उसको कंपेयर कर लेना है r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ओके। यहाँ पर x एंड y दोनों है मतलब कोई क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
चलिए तो कंपेयर कर लिया जाए, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है और आई के साथ आर साइन थीटा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो 1 है। नाउ मॉड्यूलस आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड अंडर √3 का स्क्वायर आएगा प्लस आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 का √2, आर इक्वल टू 2 मिल चुका है। नाउ बात करें थीटा की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो आर कॉस आर साइन मिला था उसमें आर की वैल्यू रखनी है। देखो भाई, आर की जगह 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है, √3 है, एंड सेकेंड वन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, दोनों पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको लिखवाया था थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो भाई, कॉस के टेबल में √3/2 या साइन के टेबल में 1/2, किसकी वैल्यू है? 30 की। 30 मतलब क्या होता है? π/6। तो ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा और अल्फा मतलब π/6। तो दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रखनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो भाई, √3 प्लस आई जो था उसमें सामने है आर, बट आर की जगह 2 ब्रैकेट में है कॉस थीटा, थीटा की जगह π/6 प्लस आई साइन π/6। तो बस यही है हमारा आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना है, गलती से भी सॉल्व मत करना, वरना यही आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें z इज इक्वल टू हमें i दिया हुआ है, जिसको कन्वर्ट करना है हमें पोलर फॉर्म में। नंबर 8 है, लेट z इज इक्वल टू i, अकेला i नहीं चलेगा तो हम क्या लिखते हैं? 0 प्लस i, कन्वर्ट कर लिया जाए पोलर में तो r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इतना हमें आना चाहिए। नाउ यहाँ पर एक वैल्यू दी है तो डायरेक्टली आपको थीटा तो मिल जाएगा, बट आर बाकी है। चलिए आर फाइंड कर ले। आर बराबर मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये 0 है और आई के साथ 1 है, 0 का स्क्वायर और आई के साथ 1, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 का रूट 1, तो आर इज इक्वल टू 1 है। नाउ जेड इज इक्वल टू ओनली आई आपको दिया हुआ था, जेड इज इक्वल टू आई, तो याद कर लो थोड़ा सा, मैंने आपको लिखवाया था z इज इक्वल टू आई वाई, डायरेक्टली z इज इक्वल टू आई वाई, पॉजिटिव वाला i है तो आपको थीटा ऊपर से π/2 लेना है, नेगेटिव वाला है तो आपको नीचे से -π/2 लेना है। तो ये याद रखना पड़ेगा, जो अभी आपको हमने आगे थियरी में करवाया वो आपको याद रखना है। तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें यहाँ से? प्लस π/2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 0 प्लस आई इज इक्वल टू आर, बट वो है 1 ब्रैकेट में कॉस थीटा, थीटा की जगह π/2 है तो यहाँ पर चलिए π/2 प्लस आई साइन π/2। तो यही है हमारा आंसर, उसको सॉल्व नहीं करना है। ओके ना? तो एक्सरसाइज 5.2 किस पर डिपेंड कर रही है भाई? पोलर फॉर्म पर। कार्टेशियन फॉर्म दिया है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके ऊपर डिपेंड है एक्सरसाइज 5.2। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में।